हिंदी का आदि पुरुष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लेखन किया है, हालांकि इनके समकालीन लेखकों ने बहुत अच्छा रचना की है, लेकिन प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं वो आम जीवन से जुड़ करके लिखी हुई हैं। जैसे जैनेन्द्र जी, इलाचंद जोशी, यशपाल जी की भी रचनाएं अपने उत्कर्ष को प्राप्त हुई, लेकिन जो प्रेमचंद ने लिखा है, भारतीय जनजीवन को लेकर के जो उनकी रचनाएं हैं, विदेश की मिलिट्री की खुशबू हमारे सामने बिखरती हैं और इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं। जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणात्मक रचनाएं कर रहे थे और यशपाल जी क्रांति धर्मी रचनाएं कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका लेखन कम था, लेकिन दोनों की कथा वस्तु में अंतर था। यशपाल का लेखन और जैनेन्द्र जी के लेखन के थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने वो जीवन को जिया नहीं था। प्रेमचंद जी देहात से जुड़े हुए थे, जमीनी दुखों को, पीड़ाओं को, अभावों को उन्होंने सहन किया था, इसलिए जो कुछ झेला था, जो भोगा हुआ सत्य था, जो भोगा हुआ तथ्य था, वो इनकी कहानियों में विशेष रूप से हमको दिखाई देता है, इसीलिए हम सबके बहुत करीब है। इसके अलावा इनकी जो कहानियां थी उसका एक उद्देश्य था, खाली कहानी को कहानी की नहीं लिखा, लेकिन हर कहानी में एक उद्देश्य था। वह अपनी कहानी के द्वारा भारत की गरीब जनता को, ग्रामीण जनता में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात, कुरीति और वैमनस्य को मिटाना चाहते थे। प्रायः उनकी हर कहानी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। इस दृष्टि से हम उन्हें समाज सुधारक भी कह सकते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी हर कहानी से किसी ना किसी बात पर कटाक्ष किया है। जैसे धार्मिक अंधता पर कटाक्ष किया है, परंतु ये देखना पड़ेगा कि धार्मिक अंधता पर कटाक्ष करने पर भी संस्कारों को महत्व दिया है। मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण प्रेमचंद ने बहुत सी असुविधाएं देखी थी और दुखों को बहुत गहराई से देखा, इसलिए उन्होंने अपना जीवन साहित्य के प्रति समर्पित किया। संस्कृति के विस्तृत आकाश के नीचे जब हम प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण करते हैं तो उनकी कहानियों में तत्कालीन संस्कृति व मूल्य के हमें स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांव, किसान, गरीबी प्रेमचंद ने भोगी, इसलिए किसानों की दशा, गरीबों की त्रासदी और अंधविश्वास का सजीव वर्णन किया है। धर्म के मामले में हम देखें तो प्रेमचंद ने धर्म को वही तक महत्व दिया जो समाज को एक दिशा दे तथा मानव संवेगों को पल्लवित करता है। जैसी धर्म समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वैसी प्रेमचंद उसको हटा लेते हैं। मंदिर और ठाकुर का कुआं कहानियां छुआछूत और उत्पीड़न की विषय वस्तु लिए हैं। मंदिर में दलित विधवा की को पूजा नहीं करने दी जाती है। तो सुखिया के शब्द बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। पापियों, मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं होता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे, मुझे बनाया तो क्या उनको छूत नहीं लगी। इन शब्दों से प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि भगवान की आड़ लेकर के धर्म के नाम पर कितना कठोर व्यवहार किया जाता है। उस पुजारी ने सुखिया की आस्था और दर्द को महसूस नहीं किया। तो इस तरह की असंवेदनशीलता उनकी कहानियों में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद जन जन के लेखक थे। उनके लेखक में भारतीय संस्कृति, परंपराएं पूर्ण ओज के साथ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो आजादी से पहले हमारे समय समस्याएं थी, कमोवेश आज भी वही है। प्रेमचंद की बलिदान कहानी जो है, किसान की आत्महत्या करने वाली एक कथा वस्तु को लेके है। आज भी हम अखबारों में किसानों की आत्महत्या की कहानी या घटनाएं देखते रहते हैं। सैलानी बंदर जो है वो बड़े लोगों की हृदयहीनता की कहानी है। आज भी ऐसे अहंकारी और निर्दयी लोग हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक कुरीतियों के साथ ही मानव स्वभाव से जुड़े तथ्य आत्मा में शरीर की भांति समाये रहते हैं। उन्होंने लॉटरी और नशा जो दो कहानी लिखी है, मैं पुरानी वो कहानियों का वर्णन नहीं करूंगी जिसका दीदी ने कहा है। लॉटरी और नशा जो कहानी है वो मनुष्य की जो अंदर की जो कमजोरियां हैं, मानवीय कमजोरियां, उसको लेकर लिखी गई है।
प्रेमचंद ने छुआछूत और दलित उत्पीड़न को अपनी कहानी में बहुत प्रमुखता से स्थान दिया। दूध का दाम, ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है। इसमें उच्च जाति की मानसिकता को उन्होंने प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो सुरेश की जो माँ होती है, जब उसकी पत्नी मर जाती है तो वो जो निम्न जाति की स्त्री होती है उसका दूध पिलाने के लिए तो राजी हो जाती है, लेकिन बाद में उसी के बच्चे को डांटते हुए कहती है, क्यों रे मंगल, मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को कभी मत छूना, याद है? मुफ्त की रोटियां खा खा कर तुझे शरारत चूसती है। वो उसी का बच्चा, उस निम्न जाति का बच्चा जो है वो वहां पर उसके लिए अछूत आता है जब उसका मतलब निकल जाता है। तो इस तरह के कटाक्ष, इस तरह की बातें प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखी हैं। अगर वयस्क मनोविज्ञान के ज्ञाता थे प्रेमचंद, तो बाल मनोविज्ञान का भी उनको बहुत गहरा अनुभव था। खेल, ईदगाह आदि कहानियों में बाल मन की कोमलता, चंचलता, बाल हट और तीव्रता हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। खेल कहानी जो मैं अभी पढ़ूंगी, उसमें जो है जो उन्होंने कथा वस्तु रखी है, हालांकि बहुत ही पब्लिक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई, उसका कारण था कि इसमें उर्दू के शब्द बहुत ज्यादा थे। खेल कहानी में जतिन की जगह फुंदन का खुद रेवड़ी बना बनकर झूठ मूठ के पैसों से झूठ मूठ की रेवड़ी को देना और सबका आनंदित होना, ये बाल सुलभ जो मनोविज्ञान है वो प्रेमचंद के उदात्त चरित्र को बताता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम में से बहुतों को अपने बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं याद आती हैं जो हमने भी इसी तरीके से झूठ मूठ की चीजें लेकर के अपने बाल जीवन में कुछ काम किए थे, सबको आती है। दो बैलों की कथा, अब देखिए पशु मनोविज्ञान को उन्होंने कैसे किया कि किस तरह से दो बैल आपस में बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से प्रेमचंद ने जानवरों के मन के मंथन को बहुत बारीकी के साथ प्रस्तुत किया है। ईदगाह के बारे में बताइए, बहुत चर्चित कहानी है और ये बच्चों का मनोरंजन करती है, साथ में शिक्षा भी देती है। इसके अलावा प्रेमचंद ने स्त्री विमर्श पर बहुत काम किया है। उनकी जो स्त्री है वो परिपक्व और संस्कारित होने के साथ साथ जुझारू और संवेदनशील भी है। उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से बताया कि स्त्री अगर चाहे अपने आत्मबल के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा किसी के जीवन को भी, किसी के भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और बदल सकती है। क्योंकि घास वाली कहानी में कैसे गरीब घर की मूलिया चैन सिंह को बदलती है, उसके संस्कार को बदलती है। अब बड़े घर की बेटी में जो आनंदी है, उसका चरित्र ने स्पष्ट किया है कि धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता, बड़प्पन संस्कार से होता है। पंच परमेश्वर कहानी है, इसमें उनकी न्याय प्रणाली पर लिखी हुई कहानी है। संस्कार सिर्फ शब्दों के माध्यम से हम बच्चों में नहीं आरोपित कर सकते हैं, इसके लिए हमें दृढ़ चरित्र के द्वारा व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से जब हम व्यक्त करते हैं तो बदलता है। इसका स्पष्ट उदाहरण प्रेमचंद की कहानी रोशनी है, इसमें एक सब डिविजनल कड़क अफसर गांव की औरत से रुखाई से रास्ता पूछता है और बदसलूकी करता है, पर वह अपने कोमल स्वभाव और दृढ़ चरित्र से उसको शर्मिंदा कर देती है। वो कहती है, बाबूजी हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। जिसके साथ ब्याह हुआ उसकी इज्जत तो मेरे ही हाथ में है ना। अब आप गजनपुर को प्रस्थान करें, नहीं तो देर हो जाएगी। जिन्हें मैं जाहिल कार, तो वो अफसर बहुत शर्मिंदा होता है, वो सोचता है कि मैं इनको जाहिल समझ रहा था, तो वो कहता है जिन्हें मैं जाहिल कार बातें बेखबर समझता था, उसी तबके की मामूली औरत में यह खुददारी, यह कर्तव्य और उसका चरित्र, उसकी नियत, उसके जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। ऐसे ही दोनों तरफ से कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि त्याग और प्यार से हम किसी को जितना प्रभावित कर सकते हैं, किसी का हृदय बदल सकते हैं, मनमानी हुकूमत के द्वारा हम नहीं बदल सकते हैं। रानी सारंदा, उसने जिस समय प्रेमचंद का समय था परतंत्र काल था, हम लोग गुलाम थे, इसलिए उनके जो जितनी भी कहानियां हैं उस समय की लिखी कहानियों में ज्यादातर ये इस तरह की बातें हैं। साथ ही देश के लोगों के अंदर कैसे जोश भरे, ऐसी कहानियों का भी उन्होंने लेखन किया था। प्रेमचंद का पहला जो ग्रंथ था सोजे वतन, उर्दू में प्रकाशित हुआ और गवर्नमेंट ने उसको जब्त कर लिया था। फिर उन्होंने नाम बदल के लिखना शुरू किया।
क्योंकि सीधे सीधे लिखते तो जेल जाना था। तो क्योंकि साहित्यकार का दायित्व है कि वो समाज को एक दिशा दे, दशा क्या है, दशा का कैसे परिमार्जन किया जाए, इसको देखते हुए दिशा दे, ये साहित्यकार का पहला कर्तव्य होता है। इसलिए प्रेमचंद ने रानी सारंगा और दुनिया का सबसे अनमोल रतन जैसी कहानियां लिख करके जनता में देशभक्ति की भावना पैदा की। रानी सारंगा कहानी अपने देश पर मिटने वाली हीरो की कहानी है, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी एक सामान्य विषय को लेकर लिखी है, लेकिन धीरे धीरे वो असामान्य विषय वस्तु की तरफ बढ़ती जाती है। जब हम उसको शुरू में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रेमी को परखने वाली प्रेमिका की कहानी है, परंतु कहानी के अंत में जो देश प्रेम का संदेश प्रेमचंद ने दिया वो अद्वितीय है। यही तो प्रतिभा है जिसके कारण प्रेमचंद को सम्राट जैसी पदवी से विभूषित किया जाता है। बड़े बाबू कहानी प्रेमचंद ने 1936 में लिखी थी। उस समय हम पराधीन थे, कहानी समाज का आईना होती है। अतः इस कहानी में उस समय की धर्मगत, जातिगत, व्यक्तिगत जो भ्रांति हैं, आज उनसे हम बराबर रूबरू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने सिर्फ गंभीर विषय लिए हैं, उन्होंने हास्य के द्वारा, व्यंग के द्वारा भी समाज को दिशा दी है, चोट की है। विषय विविधता के संबंध में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने बहुत गुदगुदाने वाली कहानियां लिखी हैं। दरोगा जी की, दरोगा जी एक ऐसी कहानी है, दरोगा जी में आज के दरोगा को देखने लगते हैं। यह कहानी पुलिस वालों की कलई खोलने के साथ साथ हास्य का सृजन भी करती है। संपादक मोटे राम शास्त्री, ये उनकी जो कहानी है, जो एक तरफ जहां हास्य व्यंग की को समेटती कहानी है, तो दूसरी ओर पत्रिकाओं के सत्य को भी बेनकाब करती है। उस समय क्या होता था मुझे नहीं पता, पर आज पत्रिकाओं संपादकों का कमोबेश यही हाल है। प्रेमचंद की हर कहानी आज के परिवेश में सटीक बैठती है। ऐसा लगता था मानो वो भविष्य दृष्टा थे। गुरु मंत्र कहानी आडंबर पर व्यंग करती हुई मनोरंजक कहानी है, जिसमें साधुओं के समाज में व्याप्त नशाखोरी और कैसे वो ठगते हैं, इस वृत्ति को उजागर किया है। और आज भी हम देख रहे हैं कि साधुओं की जो ठगने की तरीका है वो कमोबेश हम हर जगह आज भी देखते हैं। एक आंच की कसर कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने मनुष्य के दोगले स्वभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्षमा कहानी प्रेमचंद की मानवीय भावना से ओतप्रोत कहानी है। मंदिर और मस्जिद कहानी में प्रेमचंद ने धार्मिक उन्माद किस तरह से फैलाया जाता है, कैसे कत्लेआम किया जाता है, इसको बताने का प्रयास किया है, और ये कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं। इस तरह से अब एक और है, आज हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। मिस पद्मा कहानी उन्होंने उस समय लिखी थी, लेकिन मिस पद्मा कहानी स्त्री के कोमल मन के अंतर्द्वंद की, उनके समर्पण की, उसके अटूट प्रेम की उत्कृष्ट कहानी है। प्रेमचंद द्वारा लिखी मिस पद्मा कहानी आज के लिव इन रिलेशनशिप को दर्शाती है। अगर हम प्रेमचंद की हर कहानी, क्योंकि उन्होंने करीब 306 कहानियां लिखी हैं, हर कहानी को देखें तो हर की विषय वस्तु अलग है, हर का संदेश अलग है, हर किसी मानवीय प्रेरणा से, मानवीय त्रुटि से या मानवीय जो कमजोरी है उसको उद्धृत करती हुई उनकी कहानी हमें दिखाई देती है। ऐसे ही उनकी जो खेल कहानी है, सबसे छोटी कहानी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो खेल कहानी बच्चों के लिए है, ज्यादा इसका नहीं हुआ था, आशा आपको पसंद आएगी। तीसरा पहर हो गया था, किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे, दरख्तों के साए झुक चले थे, ईख के हरे भरे खेतों में जाबजा, जाबजा मीन्स जगह जगह सारस आ बैठे थे, फिर भी धूप तेज थी और हवा गर्म। बच्चे अभी तक लू के खौफ से घरों से न निकलने पाए थे कि यकायक झोपड़े का दरवाजा खुला और 4-5 साल के लड़के ने दरवाजे से बाहर झांका। झोपड़े के सामने नीम के साए में एक बुढ़िया बैठी थी और अपनी कमजोर आंखों से एक टोकरी बन रही थी। बच्चे को देखते ही पुकारा, कहाँ जाते हो कुंदन, जाओ जाकर अंदर सो, बहुत कड़ी धूप है। अभी तो सब बच्चे सो रहे हैं। कुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत गुड़ाने गई हैं, मुझे अकेले घर में डर लग रहा है। बुढ़िया गांव भर के बच्चों की दादी थी,
उसका काम बच्चों की आजादी में मुखिल मतलब खलल डालना था। गड़िया के किनारे अम्मियां गिरी हुई थी, लेकिन कोई बच्चा उधर दादी के डर से नहीं गया। बेरों का दरख्त सुर्ख व जर्द बेरों से लदा हुआ था। कोई लड़का उस पर नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि दादी वहां पर बैठी हुई थी। तालाब के किनारे साफ पानी था, मछलियां फुदक रही थी, कमल खिले हुए थे, पर कोई लड़का किनारे नहीं जा सकता था, इसलिए क्योंकि वहां पर दादी बैठी थी। ये आंखें बचाकर सड़क जाने की युक्तियां सब बच्चे सोचते थे, मगर बुढ़िया अपने 80 वर्ष के तजुर्बे से उनकी हर नकल व हरकत को ताड़ जाती थी और कोई ना कोई पेशबंदी कर देती थी। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूँ, डर किस बात का, जा सो रहे, नहीं उठती हूँ। लड़के ने दरवाजे से बाहर आकर कहा, अब तो निकलने की बेला हो गई अम्मा, अभी से निकल के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाता हूँ दादी, बस 10 कदम और आगे बढ़ा। दादी ने टोकरी और सूजा रख दिया और उठना ही चाहती थी कि कुंदन ने छलांग मारी और 100 गज के फासले पर था। बुढ़िया ने अब सख्ती से काम न चलते देखकर नरमी से पुकारा, अरे बेटा, अभी कहीं मत जा, अभी तो बहुत जल्दी है। कुंदन ने भी वहीं खड़े खड़े कहा, जतिन को देखने जाते हैं, और भागता हुआ गांव के बाहर निकल गया। जतिन एक खोमचे वाले का नाम था। इधर कुछ दिनों से उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया था। हर रोज शाम को जरूर आता, गांव में पैसों की जगह अनाज मिल जाता और अनाज असल कीमत से ज्यादा होता। किसानों का अंदाज हमेशा दानशीलता की तरह था, इसलिए जतिन गरीब करीब के कस्बे से 3-4 मील की फासला तय करके आता और उसके खोमचे पे एक मैला सा बोसीदा बोसीदा मीन्स फटा पुराना कपड़ा पड़ा होता, मगर गांव के बच्चों के लिए वह खाने की चीज से भरा हुआ थाल था, जिसे खड़े होकर देखने के लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। इनकी बालोचित सरगर्मियों से एक दिलचस्प इजाफा हो गया था। सबके सब तीसरे पहर जतिन का इंतजार करते थे। हालांकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे जिन्हें इनकी चीजों को स्वाद लेने का मौका मिलता था, मगर खोचे के निकट जमा होकर थाल पर ढके कपड़े को आहिस्ता से उठ के और उन नेमतों की रानियों की तरह अपनी अपनी संग को देखना सबको बहुत खुश कर जाता था। हालांकि जतिन का आना हर एक के घर में कोहराम मचा देता था और आधे घंटे के सारे गांव में हंगामा उपस्थित हो जाता था, मगर बच्चे इसका स्वागत करने को अधीर रहते थे, यह जानते हुए कि जतिन की आमद उनके लिए हंसी का नहीं, रोने का सबब होगी। सबके सब बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करते, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे जवान संतुष्ट हो या ना हो, रूहानी तसल्ली जरूर हो जाती। कुंदन भी इन गरीब लड़कों में था और लड़के मिठाइयां खाते, वह सिर्फ भूखी निगाहों से उनको देखता रहता। रोने और रूठने, मिन्नत और क्षमा, एक से भी उसकी उद्देश्य पूर्ति न होती, अर्थात उसे कुछ भी नहीं मिलता। आज कुंदन दोपहर को न सोया। जतिन ने आज कच्ची गरी और इमरतियां लाने का जिक्र किया था। यह खबर लड़कों की इस दुनिया में किसी अहम ऐतिहासिक घटना से कम न थी। सुबह ही से जतिन की तरफ दिल लगा था, ऐसी आंखों में नींद कहाँ से आती। कुंदन ने बाग में पहुंचकर सोचा, क्या अभी सवेरा है? इस वक्त तो जतिन आ जाता था, मगर नहीं, अभी सवेर है। चुन्नू और सुहान और कुल्लू भी तो नहीं उठे। जतिन सड़क पर पहुंच गया। इमरतियां जरूर लाएगा, सुर्ख और चिकनी होंगी, एक बार ना जाने कब। हाँ हाँ, दशहरे के मेले में एक इमरती खाई थी, कितनी मजेदार थी, आह कितना प्यारा स्वाद था। उस जायके को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया। लालसा और भी तेज हो गई। वह बाग के आगे निकल गया। अब तक सड़क जो थी मैदान के रूप में सामने दिखाई दी। कुछ देर तक कुंदन गांव के निकस पर खड़ा जतिन की राह देखता रहा। उसके दिल में एक गुदगुदी उठी, आज सबसे पहले मैं जतिन को पुकारूंगा, मैं जतिन के साथ साथ गांव में पहुंचूंगा, तब लोग कितना चकराएंगे। इस ख्याल ने उसके इश्तियाक से बेसब्री का इजाफा कर दिया। वह तालियां बजा बजा कर
दिल ही दिल में चहकता हुआ सड़क की तरफ चलता चला गया, चलता चला गया। संयोग से उसी वक्त गेंदा आ गया। यह गांव का पंचायती कुत्ता था, चौकीदार का भी चौकीदार, खिलौनों का भी खिलौना। नित्य नियमानुसार तीसरे पहर गश्त लगाने चला था। इसी वक्त सांड और बैल खेतों में घुसते थे। यहाँ पहुंचा तो फुंदन को देखकर रुक गया और दुम हिलाकर गोया पूछने लगा, तुम आज यहाँ क्यों आए हो? फुंदन ने उसके सिर पर थपकियां दी, मगर गेंदा को ज्यादा बातचीत करने की फुर्सत नहीं थी। वह पूछ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, तो फुंदन भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। अब उसके दिल में एक ताजा उमंग पैदा हो गई। वह अकेला नहीं था, उसका रफीक भी उसके साथ था। रफीक मीन्स दोस्त। वह कच्ची सड़क पर जतिन का स्वागत करना चाहता था। सड़क पर पहुंचकर उस दूर तक निगाह दौड़ाई, जतिन का कहीं नामो निशान नहीं था। कई बार उसे वहम हुआ कि जतिन आ रहा है, मगर नहीं। सड़क पर लोगों की कमी ना थी, बैलगाड़ियां आ रही थी, कभी कभी एक्के और बैलगाड़ियां भी निकल जाती। एक बार एक ऊंट भी नजर आया, जिसके पीछे वह कई सौ कदम तालियां बजाता हुआ मस्ती से चलता रहा। सड़क के किनारे दो दरख्त खड़े थे, उनमें आम के दरख्त भी थे। उसे आमों पर निशाने मारने का एक काम नजर आया, परंतु आंखें तो जतिन के लिए बेकरार थी। यह क्या, आज क्यों नहीं आ रहा है जतिन? धीरे धीरे साया लंबा हो गया। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरफ पांव फैलाकर सोती हुई। अब तक जतिन के आने की उम्मीद रही थी, लेकिन अब वो मायूसी में घुटने तोड़कर बैठ गया। जतिन कितना बेरहम है, रोज जल्दी से आ जाता था। आज जब मैं दौड़ा आया तो घर में बैठा है। कल आएगा तो गांव में नहीं घुसने दूंगा। उसकी आरज़ुएं अपने उत्साह के साथ उसके दिल में मथने लगी। सहसा उसे जमीन पर एक टूटा हुआ झब्बा नजर आया। उसने बचपन के आलम की फितरी खुशी को महसूस किया। कुछ पत्तियां चुनकर झब्बे में बिछाई और उसमें कुछ बजरिया और कंकड़ चुनकर रखे। अपना कुर्ता उतार कर उसको ढांका और उसे सिर पर रखकर गांव की तरफ चल दिया। अब वह जतीन का को ढूंढने वाला लड़का नहीं था, तो जतीन था। अच्छी चीजों से भरा हुआ थाल उसके सिर पर था। रफ्तार भी वही, बात करने का ढंग भी वही। जतिन के आगे आगे चलकर क्या उसे यह खुशी हो सकती थी? तो इस समय जतिन बनकर के हो रही है। तो हवा में उड़ा जा रहा था, मगर तृष्णा में हकीकत का मजा लेता हुआ वह गुरूर से सिर ऊपर करे हुए गया। यथार्थ में उसके चेहरे पर ऐसा मुलम्मा था कि क्या किसी को हंसी आ जाए। उस शान से गांव में दाखिल हुआ। लड़कों ने उसकी आवाज सुनी, रेवड़ी कड़ाकेदार, रेवड़ी कड़ाकेदार। और गांव की सबके सब दौड़ गए उसके पास आए। कुंदन मुश्ताक सूतों से मैसूर हो गया, जैसे जतिन हो जाता था। किसी ने कुछ न पूछा, यह क्या स्वांग है? दिल ने दिल की बात समझी। मिठाइयों की खरीद होने लगी। टिकरों के पैसे थे, कंकड़ और बजरियों की मिठाई। इस खेल में लुत्फ कहीं ज्यादा था। कहीं मुन्नी ने एक ठीकरा देकर कहा, जतिन एक पैसे की खुट्टियां दे दो। जतिन यानी कुंदन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रखकर दे दिए। खट्टियों में इतनी मिठास, इतनी आनंद, इतना लज्जत कभी नहीं मिला किसी को जितना आज उन मिट्टी के खुट्टियों में उन लोगों को मिल रहा था। और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। जतिन बनकर कुंदन आत्मविश्वास से भरा था और सब आनंद से खेल रहे थे। और इस तरह से प्रेमचंद ने अपनी कहानी को खत्म किया। इस कहानी का यह है कि मतलब बच्चे ने खुद नहीं मिला तो उसने खुद उसका रूप धारण किया और अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। ये कहानी एक बाल मनोविज्ञान के हिसाब से लिखी हुई प्रेमचंद की बहुत अद्भुत कहानी है, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद, समय बहुत हो गया है, प्रेमचंद को बस 4 शब्दों में मैं करती हूँ। प्रेमचंद ने जन्म लिया निर्धन ग्रामीण के घर में, निर्दयी अत्याचार दिखाता सामंती जीवन में। अपने साहित्य में प्रेमचंद ने मानव धन उठाया, श्रमिक किसानों के जीवन को अपना विषय बनाया। सत्य और संघर्षों से मिली ऐसी कहानी, कर्म मार्मिक चित जो खींचे आंख में आया पानी। पवन गोदान कर्म भूमि में जीवन सच्चा दिखलाया, प्रस्तुत किया यथार्थ जीवन आडंबर न पाया। हर कथा है आज का दर्पण जीवन बोल रहा है, मानवता के दर्शन को वह हर पथ खोल रहा है।
श्रद्धामयी नारी के जीवन की लिखी अमर कथाएं हैं, दुर्बल और किसान बंधु की मार्मिक मनोव्यथाएं हैं। देश गुलाम पर देशभक्ति की भावना बड़ी प्रबल थी। गांधीवाद की छवि उनके जीवन में लेखन थी। पर अपने पात्रों के माध्यम से जो जो बात कही है, शोणित जन को लगता उनके दिल की व्यथा गढ़ी है। दिव्यदर्शी दिव्य कथा कह वो सम्राट कहलाए, प्रेमचंद को पढ़कर हर जन मन ही मन हर्षाए। आज देश में फिर संकट है, प्रेमचंद तुम आओ। आज देश में फिर संकट है, प्रेमचंद तुम आओ। कथा और साहित्य के द्वारा सबको दिशा दिखाओ। प्रेमचंद साहित्य आज भी जन समाज का दर्पण है। भविष्य दृष्टा प्रेमचंद को भाव सुमन अर्पित है, भाव सुमन अर्पित है, भाव सुमन अर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग को एक बार पुनः श्रावण मास की बधाई देती हूँ और इस तरह से हम लोग का कार्यक्रम चलता रहे, हम मिलते रहे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर करुणा जी, और आपने प्रेमचंद की कहानियों की दुनिया में हमें पहुंचा दिया, और अंत में जो आपका ये काव्य पाठ था ये भी अद्भुत था। और आज हमारी दोनों ही जो वक्ताएं हैं उन्होंने प्रेमचंद पे जो अपनी कृतियां प्रस्तुत की हैं वो अद्भुत है और बहुत सुंदर है। हम सही में बहुत ही धन्य हो गए आज का ये कार्यक्रम करके। हमें लग रहा है कि ये एट रैंडम प्रोग्राम था। और मैं बताऊं आपको, सूत्रधार तो आप ही हैं, सूत्रधार तो आप ही हैं, आप ज्योति जी हैं। मन था कि प्रेमचंद के ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए। इस कार्यक्रम की सूत्रधार सीमा जी हैं। हाँ, और अपूर्वा जी हैं। वाह अपूर्वा जी। अपूर्वा बहुत ईगर थी कि इसको करियो, मैं इतना बिजी थी कि मैंने कहा रुक जाओ, एक हफ्ते रुक जाओ। फिर उसके बाद मैंने इसे कहा कि अच्छा चलो मैं बात करती हूँ, और ये हो गया। आप दोनों की इच्छा और ज्योति जी का वक्ताओं जी की, हमारे वक्ताओं की जो विशिष्टता है उसने इस कार्यक्रम को वाकई सार्थक बनाया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत जल्दबाजी में ये प्रोग्राम प्लान किया गया, लेकिन ये बहुत सार्थक रहा। दोनों वक्ताओं ने मन को छुआ, और दीदी और करुणा जी जो सच प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में दिखाया, दोनों बार आंखें भर आई हैं। आगे का सीमा जी बोलेंगी। आप इस कार्यक्रम बस एक बात, अपूर्वा एक मिनट सीमा जी, अपूर्वा जी आप इसी तरह से श्रावण मास चल रहा है, इसमें भी कुछ सोचिए इसी तरह के। अपूर्वा जी इसको प्लान कर रही हैं, वो प्लान कर रही है। खत्म हो जाने दीजिए फिर करते हैं। एग्जाम खत्म होने दीजिए, फिर नेक्स्ट 25 तारीख तक आपका सावन वाला प्रोग्राम होगा। अपूर्वा जी खुद भी सिंगर हैं और आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो जो नए टैलेंट वाली बात थी। नहीं, अपूर्वा जी की मम्मी नहीं है, वो अपर्णा जी की मम्मी। अपर्णा जी की। अच्छा। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हम लोग का एक प्रयास है ना, जो लोग नहीं अभी मंच पे हैं या अपनी घर गृहस्थी में लगे हुए हैं और उनको हम लोग सामने लाएं, तो देखिए एक टैलेंट हमारे पास निकल के आने वाला है अगले प्रोग्राम में। और सीमा जी, अपूर्वा से कहिए कुछ बोले, बहुत अच्छा बोलती हैं। वो बोलेंगी, बड़ी बोलेंगी। आमंत्रित कर रही हूँ कि और आखिरी में वो धन्यवाद ज्ञापन और उसके पहले जो कुछ भी वो प्रस्तुत करना चाहती है, सारा मंच अब उनका है। हमारी सहज सहयोगी जी का, मेरी अनुजा डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी, हिंदी विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत आवाज मेरी आ रही है आपके पास? जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, विद्या दीदी का, और मैं अंत में तो धन्यवाद करूंगी ही। बहुत ही अच्छी शाम, एक शाम प्रेमचंद के नाम जो हमने सोची थी तो बहुत सार्थक आज शाम की हुई है हमारी। और इतना बढ़िया करुणा जी का और विद्या दीदी की जो हमने सुना, पहली बार ही सुनी कविताएं आप दोनों लोगों की प्रेमचंद के ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा है। एक मैंने पढ़ी थी कुछ लघु कथाएं भी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, तो वैसे तो कहानियां सभी को पता है, मैंने कुछ लघु कथाएं, तो उसमें मैंने एक पढ़ा था बाबा जी का भोग। वो कहानी मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा व्यंग्य है, इस पे ध्यान आप देंगे। प्रेमचंद जी ने जो व्यंग्य लिखे हैं बहुत बढ़िया, और बड़ी मन को छू गई मेरे वो कहानी, तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है।
उन्हीं की भाषा में। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और घोर चिंता में मर रही थी कि आज भोजन क्या बनेगा, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। किसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, या ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? इसने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे यह कहा न जाएगा कि बाबा जी घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने नहीं आते, समाई करनी होगी। हो तो करना, ना हो तो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अगोवा भी पसरी तो पसरी ही है, बहुत होगा तो आधा सेर, इसके बाद फिर क्या? साधु दूसरा ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, या पला तो टलेगी, फिर की फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े मन से देवताओं के लिए रखा हुआ। कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो आज साधु यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। राम ने आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए। साधु ने अपने झोले से आलू निकाले और उन आलूओं को भूना। अब मैं इसकी आगे की कहानी अपनी भाषा में बताती, नहीं तो समय हो जाएगा। तो साधु ने उसको आलू भूने और दाल बनाई और टिक्कड़ बनाए। उसके बाद वो कहता है रामधन से, जब इतना किया है तो थोड़ा सा देसी घी भी ला के दे दे। रामधन बोला, बाबा जी घी तो हमारे घर में नहीं है, गाय भैंस कुछ नहीं है। साधु बोला, नहीं, घी बिना तो भोग नहीं लगेगा, पवित्र नहीं होगा भोजन। देखो पता नहीं। अंदर आया, स्त्री से बोला। स्त्री ने कहा, जब सब कुछ दिया है तो जा बनिए के यहाँ एक कटोरी दाल दे आ, जो दाल घर में है, और घी ले आ। रामधन और घी ले आता है, देसी घी, और बाबा जी को दे देता है। बाबा जी प्रेम से भोग निकालते हैं, दाल पे घी डालकर बढ़िया खाते हैं और फिर उसी के दरवाजे पर सो जाते हैं। उनका बर्तन जो बटोई और कलछी होती है वह रामधन घर पे लाकर अपनी स्त्री से साफ करवाता है। और अंत में प्रेमचंद जी लिखते हैं कि रामधन के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जला, बच्चों ने दाल पी के दिन गुजारा, और शाम को चूल्हा नहीं जला। और रामधन सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे ये बाबा जी।
बहुत ही देखिए हमारे संस्कारों को कैसे अतिथि का सम्मान जी और बिल्कुल। क्या टाइम था, क्या समय था कि किस तरह से लोग हर तरह से त्याग करने को तैयार रहते थे और जी, आज हम किस स्थिति में पहुंच चुके किस हैं। स्थिति में जी, और ये बहुत ही आज सुंदर और एक पुराना दृश्य हमारा बिल्कुल सामने आ गया। हम समाज में आए परिवर्तन को भी देख पा रहे हैं और अब अपूर्वा जी से ही निवेदन है, उनको ये दायित्व दिया जा रहा है कि हमारे अन्य वक्ताओं का